तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाओ को एक नई बॉडी चाहिए थी। इसके लिए बिमिंग पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे गाओ के लिए नई बॉडी नहीं मिलती है। लेकिन अचानक से उन दोनों को डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है जो कि किसी पेट शॉप से आ रही थी और उसी के बाहर उस शॉप की ओनर खड़ी थी जो कि बिमिंग से कहती है कि तुम्हें किस तरह के डॉग चाहिए, मेरे पास सारी वैरायटी के हैं। जिसके बाद शॉप ओनर बिमिंग को कई तरह के डॉग्स दिखाते हैं जो दिखने में तो काफी तगड़े लग रहे थे, लेकिन जब गाओ अपनी डिमोनिक एनर्जी उनके अंदर डालता है तब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसीलिए बिमिंग गांव के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम आराम से नहीं कर सकते हो? देख रहे हो वो कितने ज्यादा छोटे हैं। और इसी तरह से एक दूसरे को गाली देते हुए उनकी मुलाकात एक पपी से होती है जो कि पहले ही अधमरी हालत में था, लेकिन इसके बावजूद उसने काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को झेल रखा था। और इसी के साथ ही वो गांव को देखते हुए उसे अपना ग्रैंडपा कहता है। इसीलिए बिमिंग गांव से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम्हारे बच्चे भी हैं। लेकिन गांव उसे कहता है कि चुप करो, मैं हमेशा से ही शुद्धता और मैंने अपनी नोबिलिटी को बनाए रखा है। जिसके बाद बिमिंग शॉप ओनर से पूछता है कि ये पपी कितने का है, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। लेकिन शॉप ओनर बिमिंग से कहती है, एक शॉप ओनर के नाते मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूँ और तुम भी एक डॉग लवर हो तो मैं ये तुम्हें बता देती हूँ कि ये पपी काफी बुरी हालत में है और ये शायद जल्दी ही मारा जाएगा। मैंने इसके बहुत सारे चेकअप्स करवाए हैं लेकिन इसकी बीमारी के कोई भी निशान नहीं है। लेकिन बिमिंग इसके बावजूद शॉप ओनर से कहता है, मुझे ये चाहिए, आप चिंता मत करिए। इससे शॉप ओनर बिमिंग से कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ। और ये पपी कम से कम 10,000 येन का था, लेकिन मैं ये तुम्हें 3,000 येन में दूंगी। लेकिन बिमिंग 3,000 सुन के भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा थे। गौ बिमिंग से कहता है, क्या तुम्हें अब एहसास हुआ कि तुमने पैसे डोनेट करके कितनी बड़ी गलती की थी? लेकिन चलो वैसे भी इस बॉडी को छोड़ दो, ये बॉडी मेरी सोल के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बिमिंग इस बात से गुस्सा होके गांव से कहता है कि तुम जरा इधर तो आओ। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेट शॉप के अंदर कुछ लौंडे लपाटी आते हैं जो कि शॉप ओनर से प्रोटेक्शन फीस लेने के लिए आए थे और वो साथ ही में ये भी कह रहे थे कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं जो कि सिर्फ मजे के लिए कुत्तों के ऊपर इतने ज्यादा पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन शॉप ओनर उसे कहते हैं कि तुम मेरे कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। लेकिन वो बंदा शॉप ओनर को पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ डेट पे चलती हो तो मैं ब्रदर दाऊ से कह दूंगा कि तुमने प्रोटेक्शन फीस दे दी है। लेकिन शॉप ओनर आगे से कहती है कि तुम्हारे साथ डेट पे जाने से अच्छा तो मैं पहले अंधी हो जाऊं। वो बंदा बिमिंग से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी चटनी बना दूं। लेकिन बिमिंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं थे तो शायद भगवान ने तुम लोगों को यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए भेज दिया है। शॉप ओनर बिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के लिए दुकान बंद हो गई है। लेकिन बिमिंग आगे से कहता है कि मैंने अभी तक अपनी चीज नहीं ली है तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। बिमिंग शॉप ओनर से पूछता है कि ये गैंग कितने रुपए लेती है तुमसे प्रोटेक्शन फीस के नाम पे, जिसपे शॉप ओनर बताती है कि 2,000 युआन। और बिमिंग आगे कहता है कि मेरे पास 1,000 है, अगर मैं तुम्हारी मदद इस गैंग से पीछा छुड़ाने में करता हूँ तो फिर मैं वो डॉग खरीद सकता हूँ ना, जिसके लिए शॉप ओनर मान जाती है। लेकिन वो साथ में ये भी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये ब्लैक ड्रैगन गैंग है। जिसके बाद वो सभी लड़के बिमिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कॉलर से पकड़ के कहते हैं, क्यों ज्यादा रंगबाजी चढ़ी हुई है क्या? लेकिन बिमिंग आगे से बस अपनी पावर्स को ही रिलीज करता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो सभी के सभी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। बिमिंग उनसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सभी के सभी अपने पैसा और वॉलेट यहीं पे छोड़ो और तुरंत के तुरंत दफा हो जाओ। वो सारे लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, अपना वॉलेट और पैसा छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो जाते हुए ये भी कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन गैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जल्दी या फिर बाद में तुम्हें खत्म ही कर दिया जाएगा। जिसके बाद शॉप ओनर शर्माते हुए बिमिंग से कहती है, क्या तुम मुझे अब छोड़ सकते हो? जिसके बाद बिमिंग भी सॉरी कह के शॉप ओनर को छोड़ देता है। शॉप ओनर बिमिंग से कहती है कि तुम काफी डेयरिंग हो, यहाँ तक कि तुमने इस कंट्री की सबसे बड़ी गैंग से भी पंगा ले लिया, लेकिन तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, ये शायद से तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भरा होगा। लेकिन बिमिंग आगे से कहता है कि आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं खुद में ही काफी ताकतवर हूँ, इसीलिए मुझे किसी गैंग से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बिमिंग को वो पपी मिल जाता है तो बिमिंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन शॉप ओनर अपने मन में सोचती है, कितना कमाल का लड़का था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। फिर हम लोग उस पपी और बिमिंग को देखते हैं। आर्गाव ने पहले ही उसकी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उस पपी का चेहरा लटका हुआ था। बिमिंग गांव से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसपे गांव कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, जैसे ही मैं इसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद गांव उस पपी की सोल को एब्जॉर्ब करने जाता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। यहाँ तक कि उस पपी में इतनी ताकत थी कि उसने हेमनली डॉग को भी
भी मना कर दिया। इसीलिए गाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसी है कि तुमने मेरे सोल को यहाँ तक कि मना कर दिया। लेकिन वो पपी आगे से अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है ये मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी कि मेरे एंसेस्टर मेरी बॉडी को लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ जिसके बाद मैं इस बॉडी के ऊपर गिव अप कर दूंगा और फिर आप बिना किसी दिक्कत के मेरी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन गाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन मिमिंग गाओ को साइड में करता है और उस पपी से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, जिसपे वो पपी बिमिंग से कहता है कि प्लीज मेरे ओनर को बचा लो। फिर हम लोग बिमिंग को उस पपी के साथ एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे उस पपी की ओनर एडमिट थी। दरअसल उस पपी की ओनर के ऊपर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी ने कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो ओनर काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी और जल्दी ही अगर उसकी इविल एनर्जी को नहीं सोखा गया तो वो मारी जाएगी। फिर जब बिमिंग कमरे के अंदर एंटर होता है तब वहाँ पे उस ओनर की मदर भी थी। उस ओनर का नाम था राउजी। राउजी की मदर बिमिंग से पूछती है कि तुम कौन हो, जिसपे बिमिंग बताता है कि वो राउजी का क्लासमेट है जो कि उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन राउजी की मदर जैसे ही बिमिंग के पास उस पपी को देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बिमिंग से कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी आपदा को यहाँ पे लेके क्यों आए हो, इसकी वजह से ही मेरी बेटी बीमार हुई है, इसको मुझे मार देना चाहिए था बल्कि फेंकने की जगह पे। फिर हम लोग देखते हैं कि जब बिमिंग उस पपी के साथ हॉस्पिटल आ रहा था तब रास्ते के बीच में उस पपी ने कहा था कि राउजी काफी अच्छी है, उसने मुझे अडॉप्ट किया था और उसने मुझे फैमिली की तरह ही प्यार दिया और मैं खुद को उनके लिए भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। बिमिंग अपने मन में सोचता है बेवकूफ, क्या तुम सच में इनके लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि राउजी की मदर अभी भी बिमिंग के ऊपर चिल्लाती रहती हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों लेके आए हो, कम से कम हम दोनों माँ बेटी को एक साथ मरने तो दे सकते हो। लेकिन बिमिंग इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए राउजी की मदर से कहता है कि तुम इसको प्यार कैसे कह सकती हो कि अपनी खुद की बेटी को ही मार देना चाहती हो। लेकिन राउजी की मदर आगे से कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे सफर करते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए एक साथ मरना ही ज्यादा सही रहेगा। लेकिन बिमिंग आगे से अपनी मदर के बारे में सोचते हुए कहता है कि भले ही तुम मरने वाले हो लेकिन तुम्हें फिर भी अपने बच्चे को जीने के लिए एक उम्मीद देनी चाहिए। जिसके बाद बिमिंग राउजी के अंदर जितनी भी इविल एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे राउजी की आंखें तुरंत ही खुल जाती हैं और उसकी मदर उसे गले लगा लेती हैं। जिसके बाद वो बिमिंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। बिमिंग आगे से वहां से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया था, इस छोटी सी चीज ने मुझसे कहा तो मैं यहाँ पे आया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद गाओ उस पपी से कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम इतने ही कमजोर हो कि चाह के भी खुद उनकी मदद नहीं कर पाए। गाओ उस पपी से पूछता है क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो, जिसपे वो पपी गाओ से कहता है बिल्कुल मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद गाओ उसे कहता है तो फिर ये बॉडी मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ताकतवर चीज क्या होती है। बिमिंग गाओ को रोकने की भी कोशिश करता है कि उस पपी की बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन गाओ तब तक उस बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुका था। जिसके बाद गाओ सक्सेसफुली उस बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ जो सीमेंट के टनल बने हुए थे उनके ऊपर हमला करता है और उन दोनों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद गाओ पागलों की तरह हंसते हुए बिमिंग से कहता है कि बताओ कौन सी रेस को डिस्ट्रॉय करना है, मैं उन्हें एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्योंकि इस बॉडी से मेरा असली पोटेंशियल बाहर आ गया है। बिमिंग अपने मन में सोचता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब तक ये खुश है तब तक सब कुछ ठीक है। इसके बाद जब बिमिंग गॉडेस ज़ू की पार्टी को अटेंड करने के लिए जाता है तब सिक्योरिटी गार्ड उसे गांव को अंदर लेके नहीं जाने देते हैं और उससे कहते हैं कि एनिमल्स अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि बिमिंग से गांव को ले लेती है और उसको प्यार करने लगती है। गांव अपने मन में सोचता है कि ये लेडी इतनी भी बुरी नहीं है, ये काफी अच्छी है। लेकिन जब वो लेडी गांव को अपनी चेस्ट के ऊपर रखती है तब गांव के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और गांव अपने मन में सोचता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसी चीज है जैसे कि बदला, गिल्ट या पछतावा तो फिर तुम्हें इन जैसी लड़कियों के लिए उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि इन सभी चीजों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इन्हें त्याग के तुम्हें नई नई चीजें सीखनी चाहिए। जिससे बिमिंग भी अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है और वो सोचता है कि मैंने पहली बार किसी को इस तरह की चीजें कहते हुए सुना है, वो भी इतने हवसी तरीके से। जिसके बाद वो लेडी उन दोनों गार्ड से कहती है कि तुम दोनों को केज में होना चाहिए, ना कि इस बेचारे डॉग को, और वो बिमिंग से कहती है कि तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो। जिससे बिमिंग सक्सेसफुली गांव को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। दूसरा गार्ड अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि ये औरत कौन है जो इतनी ताकतवर है, जिसपे वो सुपरवाइजर उसे बताता है कि चुप करो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। वो लेडी ली मेई ग्रुप की फाउंडर है और इसके अलावा चाओमिंग ग्रुप की सबसे ज्यादा मेन फंडर वही है, इसीलिए हम उसे किसी भी कीमत पे नाराज नहीं कर सकते हैं। फिर वो लेडी बिमिंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें फंसा दिया, लेकिन क्या
आजकल के जवान बच्चे तुम्हारी ही तरह बात करते हैं। मैं शायद बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए शायद मीठे स्वर में बात कर रही हूँ। इसके बाद वो लड़ी बिमिंग से कहती है कि तुम कहीं और जा सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि ये लड़ी सच में काफी अच्छी थी और मैच्योर भी थी। गाओ बिमिंग से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे मुंह से शहद क्यों टपकने लगा। लेकिन तभी वहाँ पे गॉडेस जू आती है जो कि बिमिंग से कहती है कि तुम सच में यहाँ पे आ गए। लेकिन जैसे ही गाओ गॉडेस जू को देखता है तो वो जंप मार के गॉडेस जू के पास चला जाता है। गॉडेस जू अपने मन में सोचती है कि ये डॉग कितना गंदा है लेकिन ये काफी प्यारा है। जिसके बाद गॉडेस जू उसे कस के गले लगा लेती है, जिससे गाओ बेचारा सांस नहीं ले पाता है और वो बिमिंग से कहता है कि मेरी मदद करो। लेकिन तभी वहाँ पे गॉडेस जू के फादर आते हैं जो कि गुस्से में कहते हैं कि ये जगह इंसानों के लिए है न कि जानवरों के लिए, और क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बातें कर रही थी। मैंने तो ये सोचा था कि ये थोड़ा बहुत तो ताकतवर होगा ही, लेकिन जब मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है तो ये तो बस कमजोर है और कुछ भी नहीं। लेकिन बिमिंग आगे से कहता है मुझे लगता है कि इस दुनिया में जब तक तुम कमजोर नहीं होगे तब तक तुम ताकतवर नहीं बन सकते हो, और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कभी हारा ना होगा, और सिर्फ कमजोर ही ताकतवर बनने की असली भूख को जानता है, और इसी तरह से ही लोग ताकतवर बनते हैं। लेकिन तभी गॉडेस जू का भाई बिमिंग से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपने बड़ों को इज्जत कैसे दी जाती है। लेकिन गॉडेस जू जैसे ही उसे घूर के देखती है तब वो अपने फादर के पीछे छुप जाता है। गॉडेस जू के फादर अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़का भले ही कमजोर है लेकिन इसने किसी तरह से वही बातें कही हैं जो हमेशा मैं कहते रहता हूँ। गॉडेस जू आगे बढ़ती है और वो अपने फादर से कहती है कि ये अभी अभी इस दुनिया में आया है और इसे ये नहीं पता है कि यहाँ के नियम कायदे क्या है, जिससे बिमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो गॉडेस जू के फादर हैं जिनके साथ मैंने बदतमीजी से बात की है। गॉडेस जू के फादर वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम्हारा नाम बिमिंग है ना, मैं इसे याद रखूंगा। गॉडेस जू का भाई वहाँ से जाते हुए कहता है सिस्टर तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए अच्छा यही हुआ कि तुम फादर को गुस्सा ना दिलाओ। बिमिंग भी अपने मन में सोचता है गॉडेस जू की शादी होने वाली है, क्या न्यूज है, लेकिन वो इसके बारे में गॉडेस जू को जरा सी भी भनक नहीं लगने देता है। यहाँ तक कि वो गॉडेस जू के शादी के बारे में बात भी नहीं करता है और ना ही कोई चिंता दिखाता है, जिससे गॉडेस जू अपने मन में सोचती है कि ये कमाल की बात है कि बिमिंग को मेरी शादी के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है। गॉडेस जू बिमिंग को बताती है कि ये पार्टी मेरी फैमिली ने रखी है लेकिन इसके असली होस्ट चोंग मिंग जो हैं, जो कि एक साधारण सी कंपनी है, लेकिन असल में जो इस पार्टी को होस्ट कर रहे हैं वो दो कंपनियां हैं जो कि डे हंटर और नाइट हंटर को रिप्रेजेंटेट करते हैं। भले ही ये दोनों अलग अलग सुनाई देते हैं और अलग अलग काम करते हैं लेकिन इनका मकसद एक ही है जो कि है दी चोंग लिस्ट। बिमिंग गॉडेस से पूछता है चोंग एक तरह से रैंकिंग सिस्टम है ना। गॉडेस जो उसे कहते हैं बिल्कुल सही, यहाँ पे अलग अलग लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, इसीलिए हमें रैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिससे कि सही फैमिली की पोजीशन तय की जा सके और उन्हें उनकी पोजीशन के हिसाब से मिशन दिया जा सके, जिससे नुकसान कम होगा और फायदा ज्यादा होगा, और इसी से ही इंसानियत को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बचाया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पार्टी के अंदर डे हंटर्स का एक बड़ा सा हंटर आता है जिसका नाम है कुंजुआन, और वो आते हैं गॉडेस जू के फादर की कह के लेने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी बड़ी बेटी जब से गायब हुई है तब से तुम्हारी फैमिली की रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है और मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लगता है। तभी उसकी नजर गॉडेस जू और बिमिंग के ऊपर पड़ती है और वो जैसे ही बिमिंग के पास गाओ को देखता है तो वो कहता है कि इसके रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे लोग अपने साथ कुत्ता बिल्ली भी लेके आने लगे हैं। जैसे ही गाओ को सुनाई देता है कि किसी ने उसे कुत्ता और बिल्ली कहा है तो वो गुस्सा हो जाता है। इसी के बाद हम लोग नाखून को देखते हैं जो कि बिमिंग को देख के अपने मन में सोचता है कि साला ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि पार्टी शुरू हो गई थी और बिमिंग और गाओ दबा के खा रहे थे। इसी बीच गॉडेस जू का भाई गॉडेस जू से कहता है कि जब से हमारी बड़ी बहन गायब हुई है तब से हमारी फैमिली की यही सिचुएशन हो गई है, सभी लोग हमें गंदी नजरों से देखा करते हैं और तुम हमारी बड़ी बहन के आधे के बराबर भी नहीं हो। लेकिन तभी बिमिंग उसे कहता है क्या तुम इसे नहीं खाओगे तो फिर मुझे ही दे दो। इसी बीच बिमिंग गॉडेस जू से कहता है गॉडेस जू आप दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आपको हजारों लड़के पसंद करते हैं और आपके ऊपर फिदा है, यहाँ तक कि स्कूल के सारे लड़के और लड़कियां आपको एडमायर करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। जिस पे गॉडेस जू शर्माते हुए पूछते हैं बिमिंग तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुम भी। लेकिन इसी बीच हम लोग वहाँ पे कुंजुआन को देखते हैं जो कि गिलास बजाते हुए सभी से कहता है क्योंकि आज ये पार्टी यहीं पे हुई है और सभी डे हंटर्स और नाइट हंटर्स यहाँ पे हैं, तो क्यों ना चलो हम लोग डे हंटर्स और नाइट हंटर्स के बीच में एक फाइट करवाते हैं। गॉडेस जू के फादर उससे कहते हैं देसी पी के आए हो क्या, मैं यहाँ पे सभी लोगों को एक साथ करने की सोच रहा हूँ और तुम आपस में ही सबको भिड़वाना चाहते हो। इस पे कुंजुआन उनसे कहता है क्या तुम डर गए हो क्या तुम हमारे साथ फाइट नहीं करना चाहते हो। इस पे गॉडेस जू के फादर अपने मन में सोचते हैं कि तुम हमारे क्लैन को बुली कर रहे हो क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लूली आती है जो कि कुंजुआन की भतीजी थी और वो अपने अंकल से कहती है अंकल क्यों ना मैं डे हंटर्स को रिप्रेजेंटेट करती
करती हूँ, क्योंकि मुझे चींटियों को रोते हुए और भीख मांगते हुए देख के काफी अच्छा लगता है। और अगर तुम्हें याद होगा तो यही वो लड़की थी जिसने छत के ऊपर बिमिंग के ऊपर हमला किया था। बिमिंग और गाओ दोनों ही देख के उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने इनके ऊपर रूफटॉप के ऊपर हमला किया था। वो लड़की उन लोगों से कहती है कि नाइट हंटर्स इतने भी कमजोर नहीं है कि अगर उनके हाथ पैर टूट जाए तो वो मारे जाएंगे। और इस छोटी लड़की का नाम है लुलू। जिसके बाद लुलू गोडोजू से कहती है क्या तुम मेरी अपोनेंट बनोगी? चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगी, क्योंकि डे हंटर्स को वैसे भी रात में कुछ करने को कहाँ ही अलाउ किया गया है। इसीलिए क्या तुम मेरे डॉग को अपना अपोनेंट मान सकती हो? लुलू आगे कहते हैं कि चिंता ना करो, मैं इस बात को पक्का करती हूँ कि ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर नहीं काटेगा। जिससे सभी लोग नाइट हंटर्स के ऊपर हंसने लगते हैं। ये कहते हैं ये तो ब्यूटी एंड बीस्ट हो गया, इंसान और डॉग के बीच में फाइट होगी, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। जिसके बाद गोडोजू भी फाइट करने को रेडी हो जाती है, लेकिन बिमिंग उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है इसके साथ। गोडोजू अपने मन में शर्माते हुए सोचते हैं बिमिंग तुम इस तरह का बहाना कैसे दे सकते हो? क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहते हो? जिसके बाद बिमिंग लुलू से कहता है कि यहाँ पे नियम काफी ज्यादा सख्त हैं, इसीलिए इंसान और डॉग के बीच में फाइटिंग होना कोई नॉर्मल सा मैच नहीं कहलाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक पपी है, तो फिर क्या मैं मैच के लिए क्वालिफाइड हूँ? लेकिन पार्टी के अंदर जो बाकी सारे मेंबर्स थे वो सभी इस बात से गुस्सा हो गए थे कि कैसे कोई बाहर वाला डे हंटर्स और नाइट हंटर्स के बीच में उंगली कर सकता है। लेकिन कुंजुआन कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर ये फाइट करना चाहता है तो फिर इसे फाइट करने दो। गोडोजू के फादर अपने मन में सोचते हैं कि कुंजुआन को अच्छे से पता है कि नाइट हंटर्स में जितने भी ताकतवर हंटर है वो आज यहाँ पे नहीं आए हैं, इसीलिए ये हम सभी लोगों को उकसा के हम लोगों की बेइज्जती करना चाहता है। लुलू बिमिंग से कहती है कि अगर तुम स्टेज के ऊपर आते हो तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये छोटा सा कुत्ता मेरे इस ताकतवर डॉग के सामने टिक सकेगा? यहाँ तक कि मेरे इस डॉग ने कई सारे मॉन्स्टर्स को भी मार गिराया है। लेकिन बिमिंग जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाता है और वो लुलू से कहता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। लुलू बिमिंग से कहती है लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जो कोई भी हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, अगर तुम हारते हो तो फिर तुम्हें स्टेज के 4 पैरों पे कुत्ते की तरह 4 चक्कर लगाने होंगे। जिसपे बिमिंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारी तशरीफ के ऊपर 3-4 चट्टे लगाऊंगा। इसके बाद लुलू का डॉग जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके चलने की वजह से स्टेज भी हिलने लगता है। लेकिन गाओ आगे से कहता है उई माँ, मैं तो डर गया। जिसके बाद वो डॉग और भी ज्यादा तेजी से गाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तो गाओ आगे से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि आओ, मैं तो डर रहा हूँ। लेकिन जब गाओ अपने ऑरा को रिलीज करता है तब उस डॉग के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। लुलू हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा कुत्ता मेरे डॉग को डर के मारे बेहोश कर सके। लेकिन गाओ बिमिंग के पास जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी असली हैसियत को नहीं जानते हैं और मुझे कम आंकते हैं। वो छोटा सा पपी गाओ से कहता है कि इंसेक्टर आप तो कमाल के हैं, यानी कि उसकी सोल अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। जिसके बाद हम लोग लुलू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि ये सब छोड़ो, यहाँ से जल्दी खिसकना होगा। लेकिन गोडोजू के फादर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो गंदा एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया था तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हम लोग हंटर्स हैं जो कि अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जिसके बाद गोडोजू के फादर कुंजुआन को उंगली करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि डे हंटर सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकते हैं जो कि अपनी हार को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसके बाद कुंजुआन अपनी भतीजी से कहता है लुलू तुम हार गई हो और तुमने शर्त लगाई थी, इसीलिए अपनी शर्त को एक्सेप्ट करो और पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। लुलू अपने मन में सोचती है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका बचता है इन सभी चीजों से निकलने के। जिसके बाद लुलू क्यूट एक्टिंग करते हुए बिमिंग से कहती है बिग ब्रदर, छोटी लुलू कभी भी इतना दर्द नहीं सह पाएगी, क्या तुम सच में छोटी लुलू के पीछे इतनी जोर से मारना चाहते हो? जिसे पार्टी के अंदर जितने भी लड़के थे वो सभी फिसल जाते हैं और वो कहते हैं कितनी प्यारी है, मैं तो कभी भी इसकी पिछवाड़े पे नहीं मारूंगा। बिमिंग भी लुलू के सर को सहलाते हुए कहता है छोटी लुलू तुम सच में बहुत प्यारी हो और अगर तुम सच में एक परफेक्ट लड़की की तरह एक्ट करती तो मैं ये कभी भी ना करता, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बिमिंग लुलू के पिछवाड़े की ऐसी की तैसी कर देता है जिससे भाई लुलू को रोना आ जाता है और वो रोते हुए कहती है कि मैं अपनी हार को एडमिट करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी। इसी बीच हम लोग पार्टी के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि यह बीस्ट है, लेकिन मैं सच में इसे एडमायर करता हूँ। जिसके बाद लुलू रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने जितनी बेइज्जती आज सही है, मैं कसम खाती हूँ कि उससे डबल बेइज्जती तुम्हें फ्यूचर में वापस भेज दूंगी। इसके बाद हम लोग नाखून को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि इसे पता भी नहीं है कि इसने किस चीज के साथ खेला है। जिसके बाद गोडोजू आगे बढ़ती है और वो जाके गाओ को गले लगा लेती है और उसे कहते हैं बिमिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये पपी इतना ज्यादा ताकतवर होगा।
लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से अजीब कपड़ों में कुछ लोग आते हैं जिनके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी। इसको सुन के तो बिमिंग की भी हालत खराब हो जाती है। गाओ बिमिंग से कहता है कि सावधान रहना, मैं उनकी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सच में खतरनाक लग रहे हैं। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि इस तरह का ऑरा तो डे हंटर्स और नाइट हंटर्स भी नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे टारगेट किया जा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना चाहिए। जिसके बाद बिमिंग अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन तीनों को भी महसूस हो जाती है। जिसके बाद उन तीनों में से एक बंदा बिमिंग की तरफ देखता है। बिमिंग आगे से इशारा करता है कि मैंने बस थोड़ी सी ही पावर इस्तेमाल की है, जिससे वो बंदा फिर से पलट जाता है और अपने मन में सोचता है कि कमाल की चीज है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि डे हंटर्स और नाइट हंटर्स के जितने भी बड़े बड़े हंटर्स थे वो सभी इन दोनों के सामने झुक जाते हैं और उन्हें अपना मास्टर कहते हैं और उन्हें फुल रिस्पेक्ट देते हैं। बिमिंग अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था जो कि इतने बड़े और ताकतवर लोग हैं। कुंजुआन उन तीनों से कहता है डे हंटर्स के बिहाफ में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन वो तीनों कुंजुआन के बगल से मुड़ जाते हैं और तभी गॉडेस ज़ू के फादर उन तीनों से कहते हैं कि चलिए मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको होना चाहिए। जिससे कुंजुआन अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे हल्के में ले लिया, इसके पास इतनी पावर है कि ये 3 बड़े मास्टर्स को इन्वाइट कर सकता है, इसीलिए शायद मुझे अगले मौके को जल्दी से इस्तेमाल करना चाहिए एक अच्छी फाइट पिक करने के लिए। बिमिंग गॉडेस ज़ू से पूछता है कि वो तीनों कौन है जिनको हर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। गॉडेस ज़ू बिमिंग को बताती हैं कि उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हिडन है और मिस्टीरियस है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वॉइड ऑफ गुड एंड इविल है। गुड एंड इविल ऑर्गेनाइजेशन चोंगमिंगजो के इलाके में बहुत कम ही दिखाई देती है और ज्यादातर वो बहुत ज्यादा सीरियस मामलों के अंदर ही आते हैं। यहाँ तक कि गॉडेस ज़ू के फादर को भी कई सारे पापड़ बेलने पड़े हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स को यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए, और ऐसा माना जाता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर मेंबर डीमंस हैं, क्योंकि डीमंस अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। इसीलिए डीमन और इंसान आपस में मिलके सही से काम करे और ज्यादा उंगली एक दूसरे को ना करे। इसीलिए गुड एंड इविल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बेस्ड है और वो ज्यादातर मामलों में शांति रहती है जब तक कोई खतरनाक सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन उनका असली मकसद अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और उनका क्या मकसद है। वहीं पे गॉबी बिमिंग से यही कहता है कि अगर तुम्हें उनके साथ लड़ाई ही करनी है तो फिर उनके लीडर से डायरेक्ट पंगा मत लेना, उनकी ताकत मुझसे कम नहीं होगी। वहीं पे बिमिंग ड्रैगन रेस के बारे में उनसे पूछना चाहता था, लेकिन उसने उन लोगों को उंगली कर दी है, इसीलिए वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं बताएंगे अगर वो उनसे कुछ पूछना भी चाहेगा। इसके बाद गॉडेस बिमिंग को बताती हैं कि उन्हें किसी काम से जाना है और वो वहाँ से निकल जाती हैं। गाओ और बिमिंग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अमीर फैमिली की गॉडेस वो भी इतना ज्यादा तनाव में होगी, इंग्लिश में प्रेशर। खैर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, हर फैमिली की अलग दिक्कतें होती हैं। खैर वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो साइड में देखते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि सेन नाम का एक बंदा सिस्टर ली को काफी ज्यादा परेशान रहा था, बोले तो खुल्लम खुल्ला में छेड़ने की कोशिश कर रहा था। सिस्टर ली बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। लेकिन मिस्टर सन आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही बिमिंग वहाँ की दीवार तोड़ देता है और मिस्टर सन के ऊपर ही इल्जाम लगाते हुए कहता है कि देखो तुमने इतनी जोर से धक्का दिया कि दीवार ही तोड़ दी, अब तुम ये सभी चीजें मू फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद बिमिंग आगे बढ़ता है और सिस्टर ली को पकड़ लेता है और उन्हें सहारा देने लगता है। वहीं पे सन चिल्लाते हुए बिमिंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो। लेकिन बिमिंग आगे से ब्लेम गेम खेलने लगता है और उसके ऊपर इल्जाम डालते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे दूसरे लोगों को बुली कर रहे हो और ऊपर से मू फैमिली का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही बच के निकल जाओगे। इसके बाद वहाँ पे मू फैमिली भी आ जाती है और वो सन से कहने लगते हैं कि तुमने ये दीवार तोड़ दी है, क्या तुम यहाँ पे मू फैमिली के साथ लड़ाई करना चाहते हो। लेकिन सन उल्टा उन्हीं के ऊपर चिल्ला देता है क्योंकि इस टाइम पे सन फैमिली मू फैमिली से ज्यादा शक्तिशाली है। बिमिंग के पूछने पे सिस्टर ली उसे सन के बारे में बताती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है और वो सिटी के अंदर सबसे अमीर फैमिली में से एक से आता है और वो जल्द ही फैमिली का हेड भी बनने वाला है। और सन फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से, बोले तो जमीन बेचते हैं, दलाल हैं साले। और बिमिंग ने यहाँ पे खुल्लम खुल्ला उसे उंगली कर दी है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक सिस्टर ली यहाँ पे हैं, वो उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आने देंगी। इसे बिमिंग के दिल के अंदर लड्डू फूलने लगते हैं। फिर इसके बाद सन आगे बढ़ता है और वो बिमिंग को उंगली करते हुए कहता है कि मैं अगर तुझे यहीं पे मसल दूं तो भी यहाँ पे कोई भी बंदा मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। उसी टाइम पे वहाँ पे सल्लू
सल्लू आता है और तुम्हें तो पता ही होगा कि बिमिंग ने इसके साथ शांति समझौता कर लिया था कि ये इसे फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और बिमिंग इसे पावर देगा। इसलिए सल्लू अपने बड़े भाई के साथ वहाँ पे डायरेक्ट भिड़ जाता है, वो भी बिमिंग के खातिर। वह पे बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि दो अमीर बाप के बेटे मेरे लिए लड़ रहे हैं। वह पे मिस्टर सन सल्लू से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने जो पालतू कुत्ता पाला है तुम्हें उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम उसके साथ मुझसे फैमिली बिजनेस को छीन भी सकते हो? सल्लू आगे से कहता है कि ये कोई पालतू कुत्ता थोड़ी ना है, ये मेरा दोस्त है, उससे भी ज्यादा वफादार है। सन्नू से कहता है क्या तुम उसे बचाओगे? सल्लू आगे से कहता है कि बिल्कुल। जिसपे सन सल्लू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर वालों की खातिर दो भाइयों के बीच में दरार डालोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी भी मेरे साथ फैमिली हेड की पोजीशन के लिए कम्पीट भी कर पाओगे। जिससे सन को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो आगे से कुछ कर नहीं पाता है। उसी टाइम पे बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो सन को अपने घुटनों पे ले आता है और उसे कहता है कि जब तक आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक सनलू अभी भी हकदार है पोजीशन के लिए लड़ने के लिए। जिसपे सन आगे से चिल्लाते हुए कहता है सनलू क्या तुम पूरी फैमिली के साथ बगावत करना चाहते हो? वो सिर्फ तुम्हारे साथ है और उसकी कोई भी औकात नहीं है। जिसपे सनलू आगे से कहता है कि मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो भी। इसके बाद बिमिंग और सनलू दोनों आपस में बात करते हैं। वह पे सनलू बिमिंग को कुछ देना चाहता था तो फिर बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इतना ज्यादा अमीर है, इससे अगर 2 करोड़ भी मांग लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो आगे से 2 उंगलियों का इशारा करते हुए कहता है कि मेरे को इतना माल चाहिए। वह पे सनलू 2 करोड़ को अपनी फैमिली के अंदर 20% शेयर समझ लेता है और वो आगे से सोचने लगता है कि अगर वो फैमिली पोजीशन में आ जाता है तो फिर उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी के साथ बिमिंग को 20% शेयर दे सकता है। और वो बिमिंग से कहता है कि वो इस बारे में सोच के बताएगा, तब तक वो सिस्टर ली के साथ आराम से एंजॉय करे। बिमिंग सिस्टर ली से पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसपे सिस्टर ली आगे से बताती है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। इसके बाद सिस्टर ली बिमिंग के साथ बात करती है सनलू को लेके कि उसने डायरेक्ट उसकी फैमिली का 20% प्रॉफिट मांग लिया। बिमिंग सच में काफी ज्यादा कमाल का कैरेक्टर है और उसे धीरे धीरे बिमिंग के अंदर इंटरेस्ट होने लगा है और वो बिमिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। वह बिमिंग आगे से टमाटर की तरह लाल हो जाता है तो सिस्टर ली उसे कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी और वो बिमिंग से कहती है कि तुम मुझे भी सनलू की तरह सिस्टर ली बुला सकते हो। इसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि वो एक कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं, लेकिन उनकी कंपनी की हालत अभी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। जिसपे बिमिंग अपनी हेल्प ऑफर करता है तो सिस्टर ली उसे कहती है कि तुम तो बड़े दयालु हो भाई, लेकिन मैं अपनी कंपनी की हालात अपने हाथों से संभाल लूंगी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर वो दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे मंग्यू नाम की एक आंटी आती है जिनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे और वो डायरेक्ट सिस्टर ली की कंपनी की बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि उनके जो पुराने प्रोडक्ट थे वो सही से बिक नहीं पा रहे हैं और जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने थे उनका डिले होता जा रहा है और उनकी कंपनी की हालत बेकार से बेकार होती जा रही है। दरअसल ये दोनों पुराने राइवल हैं और दोनों की ही कॉस्मेटिक कंपनी है, बेसिकली नकली खूबसूरती बेच के असली माल कमाती है। सिस्टर ली को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी पावर में नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। तो फिर बिमिंग उनकी साइड लेते हुए मैंग्यू को आंटी कहता है और उनसे कहता है कि उनके प्रोडक्ट बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो कभी भी आंटी की तरह नहीं दिखती। जिसपे मैंग्यू आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि साला दर्जन मर्द मेरे पीछे पड़े घूमते रहते हैं और तुम मेरे को आंटी कह रहे हो। जिसपे बिमिंग ये सारा इल्जाम मैंग्यू के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स के ऊपर डाल देता है और कहता है कि इन दोनों अंकल्स को भी तो यही लगता है कि तुम भी आंटी हो। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये तोप का निशाना हमारी तरफ घुमाना चाहता है, इसीलिए वो मैंग्यू को बताते हैं कि ऑक्शन शुरू होने वाला है और उन्हें जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो देर हो सकती है। जिसपे मैंग्यू बिमिंग से कह के जाती है कि वो उसके साथ बाद में निपट लेगी। वह पे बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ऑक्शन ऐसा लगता है कि कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी और उसे लग रहा था कि वो वहाँ पे थोड़ा सा माल भी कमा सकता है। ऑक्शन शुरू होने से पहले हम लोग कुंजुआन और होस्ट को देखते हैं, जहाँ पे कुंजुआन होस्ट को पकड़ लेता है और उसे खट्टी गोली खिला के पट्टी पढ़ा देता है कि स्टेज के ऊपर कैसे क्या करना है, क्योंकि वो गॉडेस जो के फादर को उनकी औकात दिखाना चाहता था। जिसके बाद वहाँ पे ऑक्शन शुरू होता है और ऑक्शन की सबसे पहली चीज एक पेंटिंग थी, वो भी और कोई नहीं हमारे गो की, जहाँ पे उसकी पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा कमाल की है और गॉड्स ने अपने हाथों से इसे बनाया था और इसकी बिडिंग की शुरुआत 2 मिलियन युवान से की जाती है। वह पे गाँव की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस हो रही थी कि यहाँ पे लोग उसे खरीदने के लिए बिडिंग कर रहे हैं। वह पेंटिंग के लिए बिडिंग की जाती है तो उसकी ज्यादा कीमत बढ़ती नहीं है और 2.5 मिलियन तक ही जाती है। इसीलिए बिमिंग गाँव के ऊपर हंसते हुए कहता है कि देखा तेरी कीमत सिर्फ 2.5 मिलियन युवान की है और ज्यादा नहीं। खैर इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे आइटम्स लाए जाते हैं, जिनमें से एक कोई ड्रैगन नेकलेस था जिसको एक खूबसूरत लड़की खरीद लेती है 5 मिलियन के दौरान। वह पे बिमिंग उसे खरीदना चाहता था क्योंकि वो ड्रैगन रेस के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन बेचारे के पास 1 रुपया नहीं था कि वो ऑक्शन के अंदर बिडिंग भी कर सके। खैर इसीलिए बिमिंग प्लान बनाता है कि वो उस लड़की के पीछे जाएगा और उसे किडनैप
प्राप्त कर लेगा। इसके बाद वो उसे नेकलेस के बारे में सारी जानकारी ले सकता है। इसके बाद ऑक्शन की आखिरी चीज वहाँ पे लाई जाती है। कुंजुआन आगे बढ़ता है और गॉडेस के फादर को दोबारा उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि कम से कम उनकी आखिरी चीज तो कीमती होनी चाहिए, नहीं तो नाइट हंटर्स का नाम ही क्या रह जाएगा जब वो बेचारे इतने बेकार से आइटम यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों को यानी गुड एंड इवल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुला के यहाँ पे वो लोग घंटा उनके लिए कुछ खास नहीं ला पा रहे हैं। इसके बाद वो ऑक्शन की होस्ट की तरफ देखता है तो फिर होस्ट वहाँ पे बिमिंग का नाम ले लेती है कि बिमिंग यहाँ पे अपनी तरफ से कोई खास चीज लाएगा, जबकि उसका गॉडेसो की फैमिली और ऑक्शन से कोई लेना देना नहीं था, तब भी बेचारे को घसीट लिया जाता है। वहीं पे बिमिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीछे मुड़ के गांव की तरफ देखता है। गांव आगे से चिल्ला के कहता है कि मैं कोई बेचने वाली चीज नहीं है। वहीं पे गॉडेसो के फादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको बिमिंग से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी। बेसिकली बॉलीवुड फिल्म का सीन समझ लो, जहाँ पे बॉयफ्रेंड गरीब है और लड़की अमीर है और होने वाला ससुर दामाद को फूटी आंख नहीं भाता है। वहीं पे गॉडेसो भी बिमिंग की साइड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिमिंग ऑक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि शायद उसके पास कोई चीज थी जिसको वो दिखा के बहुत सारा माल कमा सकता था। इसके बाद वो अपने पास से एक कमाल की बुक बाहर निकालता है जो कि और कोई नहीं सिस्टर चेंग की सीक्रेट बुक ऑफ ब्यूटी थी। वो एक खरगोश जो ऊपर से क्यूट लगता है और नीचे से बॉडी बिल्डर है, उसकी बहन की। इसके बाद वो लोग इस बुक की बिडिंग करना शुरू करते हैं तो फिर इसकी कीमत ज्यादा नहीं रखी जाती है, 1 युआन, 1 रुपया से भी साला कम। वह भी बिमिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि बिमिंग यहाँ पे बस नकली नाटक कर रहा है और वो कोई बुक असली वसली नहीं है, इसीलिए कोई भी बिडिंग को आगे नहीं बढ़ा रहा था। वह भी कुंजुआन को लगता है कि अब बाजी उसकी जेब में आ चुकी है। वह भी गॉडेसो के फादर और गॉडेसो को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वह भी जब बिडिंग को रोकने ही वाले थे कि उसी टाइम पे सिस्टर ली और सेन लू आगे बढ़ते हैं और वो बिमिंग के लिए बिडिंग करते हैं, जहाँ पे सिस्टर ली 1 मिलियन की बिडिंग करती है और वहीं पे सेन लू 3 मिलियन की। ये सब कुछ देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि अगर 2 नामी हस्ती यहाँ पे किताब को खरीदना चाहती हैं तो फिर उसके अंदर कुछ तो बात होगी। इसके बाद हम लोग गुड एंड इवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी देखते हैं और वो भी बेचारा अपना हाथ खड़ा करके 10 मिलियन की बिडिंग करते हैं। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने नामी लोग भी इस किताब के लिए बिडिंग कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता है और सभी लोग धीरे धीरे करके बिडिंग करने लगते हैं और बिडिंग 50 मिलियन युआन तक पहुँच जाती है। वह भी बिमिंग से इसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इतना पैसा मेरी जेब में होगा तो मैं तो इसके वजन से ही डूब मरूंगा। इसके बाद हम लोग मेंग्यो को भी देखते हैं जो यहाँ पे बिडिंग करना शुरू करती है और वो सबसे पहले गुड एंड इवल लोगों की बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि ये गरीब कौन है जो कि यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन की बिडिंग कर रहे हैं। वहीं पे गॉडेसो के फादर मेंग्यो के ऊपर चिल्ला देते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहाँ पे उन लोगों को लेके आया है, इसलिए उसे बिल्कुल भी अपनी चोंच नहीं चलानी चाहिए और अगर वो यहाँ पे गेस्ट है तो फिर गेस्ट की तरह एक्ट करे, ना कि घर वालों की तरह। इसीलिए मेंग्यो अपना मुंह चुपचाप करके वहीं पे बैठ जाती है। इसके बाद कोई भी आगे बिडिंग नहीं कर रहा था और गाँव के कहने पे बिमिंग को समझ में आ जाता है कि नहीं, यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये बुक असली है और गाँव से बताता है कि तुम्हें इस बुक को असली तरीके से इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। इसीलिए बिमिंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि ये असली किताब है या नहीं, इसीलिए हाई प्राइस के लिए मैं तुम लोगों की आंखें खोलने वाला हूँ। जिसमें मेंग्यो दोबारा चिल्लाते हुए कहती है कि आंखें ना खोलो, वो पहले से ही खुली हुई हैं और नकली नाटक करना बंद करो। जिसपे बिमिंग उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग अपनी असली आंखें खोलने के लिए रेडी हो जाओ जो अभी तक बंद थी, क्योंकि असली आंखें खोलने के बाद मैं इसके पैसे दोगुने कर दूंगा। जिसमें वो लोग आगे से कहते हैं कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस असली आंखें खोलो तो सही। इसके बाद बिमिंग उसके अंदर अपनी हल्की सी डिमोनिक एनर्जी को डालता है तो फिर वो बुक अनलॉक हो जाती है और सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला मैं तो सच में अंधा होने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बुक के अंदर से सिस्टर चेंग बाहर निकलती हैं जो कि फूलों की अप्सरा थी या फिर चांद की। बेसिकली वो हद से ज्यादा खूबसूरत और कमाल की थी, उनका फिगर कमाल का था और उनके अंदर से पसीने की बदबू नहीं आती है बल्कि परफ्यूम की आती है। इसीलिए जो भी लोग वहाँ पे थे और जैसे ही एक बंदे के ऊपर रिबन गिरता है सिस्टर चेंग का, तो वो बंदा मदहोश हो जाता है और आगे से कहता है कि देवी ना ही जाओ, बिहारी संग रहा, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन गॉडेस चेंग उसे मना करके किताब के अंदर वापस चली जाती हैं। इसके बाद बिमिंग उन लोगों से कहता है कि तो बताओ किसको पैसे बढ़ाने हैं। इसमें वो लोग आपस में बातें करते हैं कि दम तो है भाई किताब के अंदर। इसके बाद वो वहाँ पे बोली लगाना शुरू करते हैं और एकदम से बोली बढ़ के सीधा 50 मिलियन युआन पे पहुंच जाती है। इसके बाद तो वहाँ पे हल्ला गुल्ला मच जाती है कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। यहाँ तक कि गॉडेसो के बड़े भाई को बिमिंग के ऊपर शक होने लगता है कि वो यहाँ पे किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके फादर उसे रोक देते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिमिंग के पास ऐसी कोई कमाल की चीज भी हो सकती है और वो मन के अंदर सोचते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वह भी कुंजुआन अपने बेटे से पूछता है क्या तुमने इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया, इसके पिछले जन्म तक को खोद निकाला है ना तुमने, ये बस एक सरकारी
स्कूल का बच्चा है जो कि पढ़ने नहीं खाली अटेंडेंस देने के लिए जाता है। उसी टाइम पे हम लोग इवल एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे सीधा 100 का दाव मारते हैं, यानी कि 100 मिलियन युआन। जिससे बिमिंग के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इतना पैसा लेके मैं जाऊंगा कहाँ पे। लेकिन उसी टाइम में मेंग्यू वहाँ पे आगे बढ़ती है जो कि 110 मिलियन युआन की बोली लगाती है और वो बिमिंग से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो मन के अंदर सोचती है कि अगर उसे ये बुक मिल जाती है तो फिर वो इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है अपनी कंपनी के फायदे के लिए। वहीं पे इवल एंड गुड वाले लोग दोबारा बोली को आगे बढ़ाते 120 मिलियन युआन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और धुरंधर था जो कि बोली को बढ़ा के 130 मिलियन कर देता है। वहीं पे गॉड ऑफ ज़ू के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने कई सारे पापड़ बेले हैं गुड एंड इवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को यहाँ पे बुलाने में, इसीलिए वो लोग बेकार से ऑक्शन के लिए उन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इवल एंड गुड वाले लोग दोबारा वहाँ पे बोली लगाते हैं 140 मिलियन युआन की। जिसके बाद गॉड ऑफ ज़ू के फादर आगे बढ़ते हैं और वो ऑक्शन को वहीं पे रुकवा देते हैं कोई ना कोई बहाना देके। हालांकि वो लोग समझ जाते हैं कि बुढ़ा यहाँ पे सिर्फ इवल एंड गुड लोगों को खुश करना चाहता है ताकि वो लोग ज्यादा नाराज ना हो। बेशक मेंग्यू उस बीच में कूदती है और वो आगे से चिल्लाने लगती है कि ऑक्शन सभी के लिए है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो यहाँ पे बिडिंग के जरिए उस चीज को लेके जाएगा जिस चीज के लिए वो हकदार है। इस पे गॉड ऑफ ज़ू के फादर के पास भी आगे से कोई जवाब नहीं था। उसी टाइम पे बिमिंग एंट्री मारता है और वो आगे से कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं ये बुक बेचने वाला हूँ। इससे उन सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी महंगी बोली लगा के उन्हें ठेंगा मिलेगा। और बिमिंग होस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि दीदी तुम बताओगी या फिर मैं बताना शुरू करूं। तो फिर वो होस्ट वहाँ से तुरंत कट लेती है। इसके बाद बिमिंग वहाँ पे बोलना शुरू करता है और वो इस बात को क्लियर कर देता है कि वो ना ही ऑक्शन की तरफ से है और ना ही वो चोंग मिंग जो किसी सिटी से आता है और ना ही वो किसी फैमिली का मेंबर है। वो अकेला है और अकेला रहेगा और वो उन लोगों से कहता है कि वो बिल्कुल भी किसी की तरफ नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे इस चीज को बेचने वाला है, लेकिन वो ये किताब जिसको बेचेगा ये उसकी मर्जी होगी। जिसपे वो सभी लोग आगे से खुश होकर कहते हैं कि अगर ये किसी फैमिली या फिर फंक्शन की तरफ से नहीं है तो अभी भी हमारे पास मौका है, ये किताब हमारी झोली में आके गिर सकती है। इविल एंड गुड वाले लोग भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि झोली में गिर तो सकती है। वह भी मेंग्यू बिमिंग से कहती है कि अरे हम दोनों तो पुराने साथी हैं, तुम मेरे बारे में भूल नहीं गए होगे ना। बिमिंग आगे से कहता है कि मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन मैं ये फिर भी तुम्हें नहीं बेचने वाला। इसके बाद वो बिमिंग सिस्टर ली के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें ये बुक 1 मिलियन युआन में बेच देगा। जिससे वहाँ पे दोबारा हड़कंप मच जाता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। गुड एंड इविल वाले लोग अपनी कुर्सी से उठते हैं और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। गॉड ऑफ ज़ू के फादर गॉड ऑफ ज़ू से कहते हैं कि जाओ और जाके बिमिंग को रोको या फिर तुम हमारी फैमिली को सच में बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो। हालांकि गॉड ऑफ ज़ू अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। वह पे गाओ भी बिमिंग से यही कहता है कि अब वो सच में इन सभी पैसों को जाने देना चाहता है कि उनका पहला गोल तो सबसे पहले पैसे कमाना ही था ना। जिस पे बिमिंग आगे से कहता है कि वो पैसे और इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ला सकता है अपने जरियों से, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पे कुछ लोगों का गुरूर तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। वह पे मेंग्यू दोबारा चिल्लाते हुए कहती है कि 100 मिलियन की किताब 1 मिलियन में बेची जा रही है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और वो आगे से बिमिंग को कई सारी चीजें ऑफर करने लगती है, लेकिन बिमिंग कहता है दफा हो जा। जिसमें मेंग्यू वहाँ से तुरंत खिसक लेती है और जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे सच में बाद में निपट लूंगी। इसके बाद कुंजवान भी आगे बढ़ता है और वो बिमिंग से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तख्ता इस तरफ से पलट जाएगा। इसके बाद वो बिमिंग को डी हंटर्स ज्वाइन करने के लिए ऑफर करता है और बिमिंग साफ मना कर देता है। हालांकि कुंजवान बिमिंग से कहता है कि उसे इतनी जल्दी सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि रात दिन अच्छे से सोच के बताना। बिमिंग उस कार्ड को रख तो लेता है, मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें सच में पछतावा होगा क्योंकि मैं ये कार्ड बाद में जाके नाले में फेंक दूंगा और तुम्हें कभी कॉल करूंगा ही नहीं। इसके बाद सिस्टर ली आगे बढ़ती हैं और वो बिमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो इतनी महंगी किताब को उसको इतने सस्ते में क्यों दे रहा है, और सबसे पहली बात वो इस किताब का इस्तेमाल खुद भी तो कर सकता है। वो अपने बारे में ना सोच के सिस्टर ली के बारे में क्यों सोच रहा है, जबकि उन्हें मिले हुए 3 घंटों से ज्यादा नहीं हुआ है और न ही उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा लंबी हुई है। जिस पे बिमिंग आगे से कहता है कि भले ही इस किताब की कीमत उन लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा महंगी हो, लेकिन बिमिंग की आंखों के सामने ये सिर्फ 1 मिलियन युआन से ज्यादा की नहीं है। और वैसे भी वो उन्हें ये किताब इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उनकी दोस्ती बड़ी है या फिर छोटी, वो उन्हें इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इससे सिस्टर ली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो बिमिंग की आंखों को देखती हुए कहती हैं कि उन्हें काफी ज्यादा टाइम हो गया है जब उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आइसेस देखी हो। और वो बिमिंग से कहती हैं कि वो बिमिंग का फायदा नहीं उठा सकती हैं, वो उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जो ऐसे ही किसी का फायदा उठा ले। वो किसी दूसरे तरीके से बिमिंग को पे करने का तरीका ढूंढ लेंगी। इसे बिमिंग शर्माते हुए सोचता है किसी दूसरे तरीके से, यानी कि गुचम गुचाई। तो फिर सिस्टर ली बिमिंग को बताती है क्योंकि वो इसे
इसे इतने सस्ते में खरीद रही है, इसीलिए वो इसके बदले में 1 मिलियन के साथ साथ बिमिंग को अपनी कंपनी की 30% इक्विटी देंगी। बेसिकली बिमिंग अभी सिस्टर ली की 30% कंपनी का मालिक खुद बनने वाला है और उनकी कंपनी भी कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है। चाइना के अंदर वो काफी ज्यादा फेमस कंपनी है और ना ही उनके कोई लीगल स्टैंडर्ड है और ना ही कोई पुरानी डीलें हैं और उनकी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है और बिमिंग को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और वो उनकी कंपनी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनेगा। ऐसे बिमिंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, जिसके बाद बहुत अमीर जिंदगी जिएगा, कई सारी लड़कियों के साथ शादी करेगा और फिर किसी कंपनी का मालिक बनेगा। इसके बाद सिस्टर बिमिंग से उसका अकाउंट नंबर मांगती है ताकि वो उसे अभी के अभी 1 मिलियन युआन सेंड कर सके। इसमें बिमिंग अपना फोन निकालता है और सिस्टर ली उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा लकी थी कि उनकी मुलाकात बिमिंग से हो गई, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं और उनसे कहती हैं कि जब शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट हो जाएंगी तब वो बिमिंग को अपने पास बुला लेंगी। बाकी सभी लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये बंदा है असली खिलाड़ी, हम लोग यहाँ पे किताब के लिए लड़ रहे थे और भाई सस्ते में किताब देके किसी कंपनी का 30% शेयर होल्डर बन गया, जिसकी कीमत 150 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। इसके बाद वहाँ पे गॉडेस ज़ू आती है जो कि सिस्टर ली की वजह से बहुत ज्यादा जल भून गई थी। वह भी गाँव भी बिमिंग से भीख मांगते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा जली भुनी है, जल्दी से मेरे को यहाँ से निकाल लो, नहीं तो जलन की वजह से मुझे भी जला के मार देगी। वह भी गॉडेस ज़ू बिमिंग से कहती है कि तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हो। बिमिंग आगे से बताता है कि सिस्टर ली सच में बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है और उनके ऊपर भरोसा करके उन्हें बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। इस पे गॉडेस ज़ू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने अभी तक बिमिंग को दिया ही क्या है जो वो उसे सवाल पूछ सकती हैं। इसके बाद वहाँ पे गॉडेस ज़ू के फादर आते हैं जो कि इनडायरेक्टली बिमिंग को अपना दामाद जी मान लेते हैं और उससे कहते हैं बिटवा हमका तोपा बहुत ज्यादा गर्व है, इसी तरीके से तरक्की करते रहो। वहाँ पे गॉडेस ज़ू इस चीज से काफी ज्यादा शर्मा रही थी। इसके बाद गॉडेस ज़ू के फादर वहाँ से निकल जाते हैं ये कहते हुए कि बिमिंग अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हें घाटा नहीं होगा। वहाँ पे गॉडेस ज़ू भी बिमिंग से यही कहती है कि अगर वो उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसे घाटा बिल्कुल भी नहीं होगा और वो कई सारे इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को पा सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ पे बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इन्फॉर्मेशन और एक्सेस तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे ब्रेनलेस रूल्स हैं, जैसे कि बिमिंग दिन के टाइम में कोई भी काम नहीं कर सकता है और बिमिंग को जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए उसे किसी भी टाइम में कोई भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो एक फालतू से क्लैन को ज्वाइन करने के चक्कर में अपनी आजादी नहीं खो सकता है और वो आगे से कह देता है कि वो इस बारे में सोच के बताएगा। वह पे गॉडेस ज़ू के मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे अपनी फैमिली की रंजी राजाई शादी से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन अगर वो बंदा बिमिंग होता है तो फिर कोई भी बुराई नहीं है। बिमिंग के अंदर 100 बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद, रिलायबल और समझदार है और पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागता है। खैर गॉडेस ज़ू अपने मन के अंदर लड्डू फोड़ ही रहे थे कि उसी टाइम पे बिमिंग की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है जिसके पास ड्रैगन नेकलेस था और बिमिंग भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वहीं पे गॉडेस ज़ू इस चीज को गलत समझ लेती है और उन्हें लगता है कि वो बिमिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बिमिंग भागते हुए डायरेक्ट उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि वो नेकलेस को चुरा के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। हालांकि गाँव उसे पहले ही कह देता है कि इस तरह से भागने से तुम साउथ के हीरो नहीं बन जाओगे, चुपचाप यहीं पे रुक जाओ, वो तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देगी। उसी टाइम पे बिमिंग को उस लड़की की पीठ के पीछे एक ड्रैगन टैटू दिखाई देता है और ऐसा माना जाता है कि चाइना के अंदर जिनकी भी लोग की पीठों के पीछे ट्रेडिशनल ड्रैगन टैटू होता है या तो वो किसी गैंगस्टर की सोसाइटी से जुड़े होते हैं या फिर अंडरवर्ल्ड से। और वहीं पे वो लड़की भी बहुत ज्यादा तीखी जबान की थी, वो पीछे मुड़ के अपने लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग बहरे हो गया या फिर काने हो, मैंने कह दिया ना मेरा पीछा ना करो तो यहाँ से दफा हो जाओ। बिमिंग को ऐसा लगता है कि वो उससे कह रही है। उसी टाइम पे 2-3 गार्ड्स आगे बढ़ते हैं जो कि धुएं से बिमिंग के सामने आ जाते हैं और उस लड़की से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वह भी बिमिंग को राहत मिलती है कि वो लड़की उससे नहीं बात कर रही थी। इसके बाद वो लड़की बाथरूम के अंदर चली जाती है और उन लोगों से कहती है कि बाहर ही रहो, अंदर आए तो तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसके बाद वो लोग बाहर ही खड़ी रहते हैं और 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की बाहर नहीं आती है। तो बाहर जो गार्ड्स खड़े थे उन्हें चिंता होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वहीं पे बिमिंग को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से खिसक ली है। इसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि अपना हुलिया बदलती है और किसी मस्त सी बाइक के ऊपर बैठ के वहाँ से तेजी के साथ भागने लगती है। वहीं पे वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि उसके बाप उम्र की वजह से सटियाते चले जा रहे हैं, थोड़े से फायदे के चक्कर में उन्होंने सन फैमिली को इतनी सारी घटिया चीजें करने के लिए दे दी। हालांकि उसने अपनी फैमिली के साथ सारे रिश्ते काफी टाइम पहले ही तोड़ लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें वो गलती दोबारा दोहराने नहीं दे सकती है जो उन्होंने पहले भी दोहरा चुकी है। उसी टाइम में बिमिंग उस लड़की के हेलमेट के ऊपर ठक 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 करके मारता है और उसे कहता है कि दीदी क्या मैं उस ड्रैगन स्केल नेकलेस के ऊपर एक नजर मार सकता हूँ। वो लड़की ये देख के हैरान हो जाती है कि बिमिंग
कब उसके पीछे आ गया। इसके बाद वो सबसे पहले एक ब्रेक मारती है और व्हीली मारते हुए बिबिंग को दूर फेंक देती है और इधर उधर देखते हुए सोचती है कि कहाँ पे चला गया। उसी टाइम पे बिबिंग उसके पीछे से निकलता है और उससे कहता है कि माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो। जब वो लड़की बिबिंग को पूरे तरीके से देख लेती है तब उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जो ऑक्शन के अंदर किताब बेच रहा था। इस पे वो लड़की बिबिंग से कहती है कि हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं, तू मेरे को जानता है। इस पे बिबिंग आगे से कहता है कि आपने तो पूरा सो और डिनर टेबल ही लूट ली थी, हम आपको कैसे नहीं जान सकते हैं। इसमें वो लड़की अपना हेलमेट उतारती है तो फिर इसका रंग रूप ही चेंज हो जाता है, बैंगनी बालों से सीधा भूरे बाल। वो लड़की आगे से कहती है कि मैंने नेकलेस के लिए बिड किया था लेकिन मैंने अपना रंग रूप पूरी तरीके से बदल लिया था और तुमने मेरा काफी टाइम तक पीछा भी किया है, तुम मुझे कैसे जान सकते हो, कहीं तुम्हारे कोई बुरे इरादे तो नहीं है। जिसपे बिबिंग आगे से कहते हैं कि उसके कोई भी बुरे इरादे नहीं है, वो बस उसके नेकलेस के ऊपर एक नजर मारना चाहता है बस। वहीं पे गाओ बिबिंग से कहता है कि साले वो तेरे को ठरकी समझेगी अगर तो इस तरीके से बोलेगा। जिसपे वो लड़की आगे से ड्रैगन नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम इसके बारे में बात कर रहे हो तो फिर मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। बिबिंग दोबारा उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो लड़की आगे से साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए था तो फिर तुमने ऑक्शन के अंदर बिडिंग क्यों नहीं की, क्योंकि तुम गरीब हो। इसके बाद वो लड़की आगे बढ़ के बिबिंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है जिससे गाँव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसी टाइम में उन्हें वहाँ पे आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो फिर वहाँ पे एक और नई गैंग आ गई थी और ये डॉग्स की गैंग थी और इनका नाम गाँव के नाम से मिलता जुलता था और ये यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन गैंग की डॉटर को किडनैप करने के लिए आए थे, यानी कि उसी लड़की को। वहीं पे बिबिंग गाँव से कहता है कि साला तुमने मेरी पीठ पीछे कब एक अपने नाम की गैंग को बना लिया। गाँव आगे से कहता है कि वो कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं करता है। फिर इसके बाद वो गैंग वाले उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर चक्कर काटने लगते हैं जस्ट लाइक बॉलीवुड फिल्म्स। लेकिन लड़की दमदार थी इसीलिए वो उनमें से एक की लात मार के पीछे फेंक देती है और उनसे कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है इसलिए वो इस काम को जल्दी खत्म करेगी। वहीं पे बिबिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। वहीं पे बिबिंग को उन लोगों की बातों से पता चल जाता है कि ब्लैक ड्रैगन गैंग वाले ही वो बंदे थे जिन्होंने पेट शॉप के अंदर लड़ाई करने की कोशिश की थी। और जब वो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू करती है तब उसकी बॉडी के पीछे एक ब्लैक ड्रैगन टैटू था। हालांकि दूसरे गैंग वाले आगे से कहते हैं कि देखो हम लोग किडनैपिंग गंदे काम के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, इसीलिए चुपचाप अपने कपड़े वापस पहन लो। खैर वो लड़की बाहुबली थी इसीलिए वो आगे बढ़ के उन लोगों को मारना पीटना चालू कर देती है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की थी और वो कुछ ही देर में वहाँ पे जितने भी गैंग के मेंबर्स थे उन सभी को निपटा देती है। और वहाँ पे वो बंदा जो कि अभी उस लड़की से कह रहा था कि ये काम हम लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है अपनी हील वाली सैंडल लेके अंडों की तरफ। वहीं पे बिबिंग को समझ में आ जाता है कि वो इस लड़की के साथ आराम से नहीं निपट सकता है, उसे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पे वो लड़की अपनी टांगों को उठा लेती है हील वाली साइड से तो वो बंदा बिबिंग की तरफ मासूमियत से देखता है और कहता है कि भाई मदद कर दे। लेकिन बिबिंग आगे नहीं बढ़ता है और अंडे फूट जाते हैं और ये दर्द बिबिंग को भी महसूस होता है। इसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे उन लोगों का ब्रिक ब्रदर पहुँचता है जो कि उस लड़की से कहता है कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी भी औरत के ऊपर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने अब भाई के पास कोई भी सिचुएशन नहीं छोड़ी है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है तो फिर वो एक वेयरवुल्फ के अंदर चेंज हो जाता है और वो आगे से कहता है कि ये पावर टेंगू लॉर्ड की है। बिबिंग आगे से कहता है कि वो एक डिमन है और उसके पास तुम्हारे टेंगू क्लैन की पावर कैसे हो सकती है। जिसपे गाओ से बताता है कि वो एक असली डिमन नहीं है, वो बस डिमोनिक की का इस्तेमाल कर रहा है खुद को डिमन में बदलने के लिए। वो थोड़ी सी पावर के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा रहा है और ये पावर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लेकिन वो लड़की अभी भी उन्हें सीरियस नहीं लेती है और आगे से उनकी बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम लोग सच में एक गंदे कुत्ते हो। जिससे गाँव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कुत्ता उसकी बिरादरी का ही है। इसके बाद वो लड़की आगे बढ़ के वेयरवुल्फ के ऊपर एक किक मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे ब्लॉक कर लेता है और वेयरवुल्फ उसकी टांग पकड़ के कहता है कि तुम्हारी ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर तुम और ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो फिर मुझे तुम्हारी टांग तोड़नी पड़ेगी। वहीं पे उस लड़की को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वो इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती है। जिसके बाद वो वेयरवुल्फ के ऊपर किक्स मार के खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। वहीं पे बिबिंग को समझ में आ जाता है कि उसे इस टाइम पे बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए। अगर उस लड़की की हालात खराब हो जाते हैं तो फिर वो उसे काफी ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है बीच में हीरो वाली एंट्री मार के। इसीलिए बिबिंग सोचता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। वहीं पे वेयरवुल्फ उस लड़की के ऊपर एक ही पंच मारता है तो वो उड़ते हुए दूर जाके गिरती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले वो खुद को संभाल लेती है और आगे से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी सीने के अंदर से बिल्कुल पॉकेट की तरह एक कैप्सूल को बाहर निकालती है। बिबिंग ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि साला इनके पास ये डोरेमोन की पॉकेट कहाँ से आ जाती है, कहीं से कुछ भी निकाल
निकाल लेते हैं। खैर इसके बाद वो लड़की उस कैप्सूल को खा लेती है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है जो कि ड्रैगन ब्लड की वजह से था, और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसके सर के ऊपर सींग आ जाते हैं और उसके हाथ भी क्लॉ की तरह चेंज हो जाते हैं, जिससे बिमिंग को समझ में आ जाता है कि उसने सही जगह पे निशाना मारा था। ब्लैक ड्रैगन गैंग का सच में ड्रैगन के साथ कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, और बिमिंग फैसला कर लेता है कि वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे ड्रैगन रेस के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता है। वहीं पे वेयरवुल्फ को अभी भी लग रहा था कि वो उस लड़ाई को जीत सकता है, जिसके बाद वो तेजी के साथ अटैक करने को आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की आगे से ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और उसके पार निकल जाती है, जिससे वो वेयरवुल्फ बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं पे उसके दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी किसी ऐसी लड़की से नहीं हार सकता है जो अपने आप को ड्रैगन के अंदर चेंज कर ले। इसके बाद वेयरवुल्फ दोबारा खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। गांव बताता है कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो फिर कुछ ही देर में मारा जाएगा। इसके बाद वेयरवुल्फ उड़ते हुए उस लड़की के सामने जाता है और ऊपर से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने पैरों की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और एक स्पिनिंग किंग उसके मुंह के ऊपर दे मारती है, जिससे वो नीचे जाके जमीन में जा गिरता है और वहीं पे गड़ जाता है। इसके बाद वो लड़की दोबारा अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ ड्रैगन शैडो को भेजती है, जिससे वहाँ पे धुआं धुआं आ जाता है और उस लड़की ने सक्सेसफुली वेयरवुल्फ को हरा दिया था। इसके बाद वो लड़की उसके सर के ऊपर पैर रख लेती है और उससे कहती है कि तुम इस पावर लेवल के साथ मुझे किडनैप करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इसके बाद वो लड़की फिर से गांव की बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि मास्टर टियान गांव क्या सच में कोई कुत्ता नहीं है? उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ के दहाड़ लगा सके, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से खिसक लेना चाहिए अगर मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। इस पे उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही में गांव को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़की उन्हें कोई भी भाव नहीं देती है और उनसे कहती है कि दफा हो जाओ नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन वो सभी वहाँ से जा ही नहीं रहे थे और कहते हैं कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि भले ही हम लोग यहाँ पे चले जाएं, लेकिन हम लोग भाई को ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग वेयरवुल्फ वाले लड़के को देखते हैं जो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो उस लड़की का पैर पकड़ लेता है और उसे कह देता है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा और उसे किडनैप करके रहेगा। उसके दोस्त भी उसे यही कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, लौट की बुद्धू घर को आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो लड़का साफ मना कर देता है और कहता है कि बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे इस लड़की को किडनैप करना है, तो जब तक वो इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर देता है तब तक वो पीछे नहीं हटेगा, भले ही चाहे वो मारा जाए। इस पे वो लड़की उन लोगों से कहती है कि अगर तुम्हारा इमोशनल सीन हो चुका हो तो अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। इसके बाद वो अपने ड्रैगन शैडो को दोबारा रिलीज करती है और लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने वाली थी, और उस बंदे से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी भाइयों को भी मार दूंगी। वेयरवुल्फ वाला बंदा आगे से कहता है कि मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरे भाइयों को जाने दो। लेकिन वो लड़की वहाँ पे अपने ड्रैगन शैडो को छोड़ देती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होने ही वाला था कि बिमिंग आगे बढ़ता है जो कि अपनी हाथ का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन शैडो को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो लड़की भी हैरान होती है और बिमिंग से पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पे बिमिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि वो पहले तो बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन वो लोग यहाँ पे मरने मारने की बात पे उतारू हो चुके हैं तो फिर उसे बीच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। वहीं पे गाओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी चमड़ी उधेड़ दो, इसने हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। इसके बाद बिमिंग नारुतो बन के उन्हें ज्ञान देने लगता है कि लड़ाई दंगे से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो लड़की ज्यादा देर तक बात कर नहीं पाती है क्योंकि उसके ऊपर ड्रैगन ब्लड हावी होने लगता है और वो नीचे गिर के खांसने लगती है और खांसने के साथ खून भी बाहर आता है और उसके चेहरे के ऊपर ड्रैगन टैटूज और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। वहीं पे वेयरवुल्फ दोबारा अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और कहता है कि वो उस मौके को दोबारा छोड़ेगा नहीं। उस लड़की ने उसके भाइयों को छूने की कोशिश की है तो वो उसे मार के रख देगा। वहीं पे गाओ बिमिंग को बताता है कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो कुछ ही दिनों के दौरान ये पक्का मारा जाएगा, हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसी टाइम पे बिमिंग की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि अभी भी खांस रही थी। बिमिंग उससे कहता है कि अगर तुम अपनी फॉर्म को हटा नहीं सकती हो तो कम से कम दूसरा कैप्सूल खा लो, जिससे तुम्हारी ताकत मेंटेन हो जाएगी। लेकिन वो लड़की आगे से बताती है कि वो दूसरा कैप्सूल लाना ही भूल चुकी है। उसी टाइम पे वेयरवुल्फ अपनी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पे इस बंदे ने अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया था, अब ये पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में बदल गया था। इसीलिए बाकी सभी भाई बिमिंग से कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारे भाई को बचा लेते हो तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। इस पे बिमिंग उनसे कहता है ठीक है अब जल्दी से यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। इसके बाद बिमिंग वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वेयरवुल्फ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसे ये कहते हुए कि तुम तो कुछ ज्यादा ही दर्द में लग रहे हो। जिसके बाद वो वेयरवुल्फ के ऊपर 2-3 घूंसे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई को इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए कभी नहीं देखा। इसके बाद में
बिमिंग आगे बढ़ता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो वेयरवुल्फ से दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अब इसकी बॉडी पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी। इसीलिए बिमिंग उन लोगों से कहता है कि अपने भाई को उठाओ और तुरंत इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो ये मारा जा सकता है। लेकिन वो लोग जाने से पहले उस लड़की का नाम लेते हुए कहते हैं कि लॉन्ग यू यिंग, क्यों ना हम लोग इसे किडनैप कर लेते हैं और इसका जो रिवॉर्ड होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन बिमिंग उन्हें मना कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को बुली करने में मजा आता है। इसके बाद वो उन्हें भारी भरकम ज्ञान देता है कि हमेशा ताकत का इस्तेमाल अच्छे लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए और बुराई के खिलाफ उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी गरीब या फिर कमजोर को मारना पीटना चाहिए। और बिमिंग की मोटिवेशनल लाइन सुन के वो सभी लोग भाई दरिया दिल हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। गाओ आगे से कहता है कि ये साले कमजोर ही नहीं बेवकूफ भी हैं। एक बेवकूफ बच्चे की लाइन सुन के इतना ज्यादा खुश हो गए, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद गाओ बिमिंग से कहता है कि चलो अब उस लड़की से निपट लेते हैं जो जमीन पे पड़ी हुई है। और गाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि जिसने भी मेरा नाम का फायदा उठा के इन लोगों को बेवकूफ बनाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिमिंग आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है कि उठ जाओ दीदी, टाइम हो गया है। लेकिन वो लड़की आगे से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाओ बताता है कि जिंदा है, सांसें चल रही हैं, बस बेहोश है। इसके बाद बिमिंग आगे बढ़ता है और अपनी डिमोनिक की का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग यो को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी डिमोनिक की लड़की के ऊपर कोई भी असर नहीं कर रही है। गाओ आगे से बताता है कि ड्रैगन ब्लड की पॉइजन को डिमोनिक की के साथ ठीक नहीं किया जा सकता है, उसे अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा ड्रैगन ब्लड को चूस के बाहर निकालने के लिए। लेकिन बिमिंग आगे से शर्मा जाता है क्योंकि वो यहाँ पे इसे माउथ टू माउथ समझ रहा था। लेकिन गाओ उसे कहता है कि या तो तुम चूस के खून को बाहर निकालोगे या फिर ये लड़की मरेगी, अब डिसीजन तुम पे है। इस पे बिमिंग थोड़ी सी सांस भरता है और उस लड़की के मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे गाओ उसे कहता है गधे तू ये क्या कर रहा है, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे चोट के ऊपर से खून को बाहर निकालना है, ना कि लिप टू लिप किस करना है। जिसपे बिमिंग गाओ को ही खर्चा पानी दे देता है और उससे कहता है क्या तुम पहले नहीं बता सकते थे, मैं कब से अपने मन के अंदर उल्टा सीधे चीजें सोच रहा था। गाओ से कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा दिमाग ही इन सभी गंदी चीजों से भरा हुआ है, थोड़ा सा योगा वोगा करा करो। वह बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे पता भी लगाना होगा कि खून कहाँ पे जमा हुआ है और उसे कहाँ से चूस के बाहर निकालना है, तो वो पता नहीं लगा पाएगा क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई भी चोट का निशान नहीं है। इसीलिए या तो उसे मेडिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर उसके पास कोई एक्सरे विजन होना चाहिए, जिसकी मदद से वो पता लगा सके कि ड्रैगन ब्लड कहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन बिमिंग को एक अच्छा आइडिया आता है कि अगर वो इसकी बॉडी के अंदर अपनी डिमोनिक की को डाल देगा तो फिर वो डिमोनिक की अपने आप ही ड्रैगन ब्लड के साथ फ्यूज हो जाएगी और वो उनके मिलने से रिएक्शन होगा और उसे पता लग जाएगा कि ड्रैगन ब्लड कहाँ पे है। बिमिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसकी बॉडी के अंदर अपनी डिमोनिक की को इंजेक्ट करता है, तो फिर उसे पता चल जाता है कि ड्रैगन ब्लड उसके सीने के ऊपर वाले हिस्से पे है। इसके बाद बिमिंग आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन ब्लड को खींच के बाहर निकाल लेता है। इसके बाद गाओ उसे कहता है कि जल्दी से ड्रैगन ब्लड को बाहर थूक दो, लेकिन बिमिंग उसकी बात ही नहीं सुन रहा था और हम लोग देखते हैं कि बिमिंग को ड्रैगन ब्लड की वजह से रिएक्शन होने लगते हैं और वो पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि बिमिंग को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस ड्रैगन ब्लड की कुछ मेमोरीज को देख रहा था। हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता है कि ये लैब या फिर फंक्शन कहाँ की है, बस हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेसर ड्रैगन ब्लड को बना रहे थे या फिर कोई भी ड्रग हो, उसके अंदर कई सारी कमियां थी और जहर भी था, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो कि लॉन्गियो की कैसी हालत है। इसीलिए वहाँ का जो मालिक था वो एक रिसर्चर की टांगे तोड़ देता है गोली मार के और उसे कहता है कि अब से तुम लोग यहाँ पे व्हील चेयर के बैठ के रिसर्च करोगे और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद हम लोग बिमिंग को देखते हैं जो कि अभी सो रहा था, इसीलिए गाओ उसके ऊपर एक टैकल अटैक करता है, तो फिर बिमिंग की आंखें खुल जाती हैं और उसके मुंह से ड्रैगन ब्लड बाहर जाके गिरता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ड्रैगन शैडो रिलीज होता है और वो ऊपर जाके जब फटता है तो फिर ऊपर भी बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पे जब बिमिंग की आंखें खुलती हैं तब गाओ उसके ऊपर बैठा हुआ था, जो अपनी कमर पिछवाड़ा मिटकाते हुए कहता है कि उठ जा रे। तो फिर बिमिंग उठ के बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे। इस पे गाओ उसे कहता है कि तुम यार बेहोश हो गए थे, तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका थोड़ी ना था तुम्हें उठाने के लिए, तो साथ तुम्हारा दम घोट दूंगा तो फिर तुम अचानक से उठ जाओगे। देखा तरकीब काम कर गई। इसके बाद गाओ बिमिंग से कहता है कि उस लड़की का नेकलेस उठाओ और यहाँ से तुरंत निकल लो, हमने उसकी जान बचाई है, इसलिए हम लोग बेशक उसके नेकलेस को रिवॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। बिमिंग मन के अंदर सोचता है कि हाँ बेशक हम लोग रख तो सकते हैं। नेकलेस चुराने के बाद हम लोग यहाँ पे 119 के ऊपर कॉल कर देंगे और हॉस्पिटल वाले इसे लेके जाएंगे। इसके बाद गाओ बिमिंग से कहता है कि उसके चेस्ट के अंदर वो नेकलेस है। इसे बिमिंग की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो आगे से कहता है कि वो बिल्कुल भी ये काम
नहीं करने वाला है। गाओ से कहता है डर गए क्या, जिसपे बिमिंग आगे से कहता है कि तुम देखना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। इसके बाद वो हाथ अपना आगे बढ़ाता है और ऑथर हमें शब्दों में कहता है कि वो इस चीज को ड्रॉ करके बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता है, इसीलिए वो हमें बताता है कि एक काला हाथ जो कि मेन हीरो का है वो छोटी सी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर इधर उधर फेरता है। खैर अचानक से वो लड़की जाग जाती है जो कि बिमिंग का हाथ पकड़ लेती है, तो बिमिंग आगे से कहता है कि माफ कर दो, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था जिससे तुम्हें उठा सकूं। लेकिन लॉन्ग यू बिमिंग से कहती है कि मुझे लॉन्ग यिन वाटर पवेलियन लेके चलो, और इतना कहने के बाद वो दोबारा वहाँ पे बेहोश हो जाती है। गाओ उसके ऊपर हंसने लगता है कहते हुए कि तुम तो मुझे असली आदमी दिखाने वाले थे, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी फटके 4 हो गई। खैर बिमिंग इस चीज को इग्नोर करते हुए कहता है कि हमें सबसे पहले इसे उस जगह पे लेके चलना चाहिए जिसके बारे में इसने हमें बताया है। गाओ से कहता है ठीक है, ये भी जरूरी मामला है, चलते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिमिंग बाइक को राइड कर रहा था और लॉन्ग यू बाइक के पीछे बैठी हुई थी बिमिंग का सहारा लेके, और गाओ उसके ऊपर बैठा हुआ था। गाओ से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बैठा रखा है, लेकिन बिमिंग उसे इग्नोर करते हुए बताता है कि उसने जब ड्रैगन ब्लड को चूसा था तब उसे कुछ अजीब सी मेमोरीज दिखाई दी हुई थी, शायद से ये ड्रैगन ब्लड का ओरिजिन हो सकता है। उसे नहीं पता है कि ये ड्रैगन क्लैन के बारे में है या फिर उसकी कोई अजीब चीज है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने ये सभी मेमोरीज इसलिए देखी थी क्योंकि उसने आई ऑफ स्पिरिट स्नेक की पावर्स को इस्तेमाल किया था, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यकीन तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि स्पिरिट की आंखों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है, और विमेन के लिए ये नई स्किल काफी ज्यादा कमाल की हो सकती है, और वो लोग सबसे पहले इस लड़की के साथ डील करेंगे जिसके लिए इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसपे गाओ विमेन से कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, ये भले ही कमीनी है लेकिन इसके घर पे कुछ ना कुछ कमाल का चीज तो होना ही चाहिए। इसके बाद वो लोग देखते ही देखते उस पवेलियन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें बुलाया गया था, और वहीं पे दरवाजे के ऊपर ड्रैगन का निशान भी बना हुआ था। इसके बाद डोर के पीछे से आवाज आती है और वो लोग बिमिंग को यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहते हैं, और इसी टाइम पे बिमिंग को अंदर से चलने की आवाज आती है, और हम लोग देखते हैं कि जब दरवाजा खुलता है तो फिर अंदर से कई सारी लड़कियां बाहर निकलती हैं जो कि बिमिंग को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिनके पास MP40 थी वो भी सप्रेसर के साथ, और वो सभी बिमिंग की तरफ गोलियां तान देती हैं और उससे कहती हैं कि हिलना नहीं। जिसपे बिमिंग अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुमने हमें गलत समझ लिया है। लेकिन वो सभी लड़कियां बिमिंग की एक भी बात नहीं सुनती हैं और उससे कहती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो, वो भी इतने सारे लोगों को लेके। बिमिंग उनसे कहता रहता है कि ये बस एक गलत फहमी है, लेकिन वो लड़कियां उसके मत्थे के ऊपर बंदूक तान देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम हमारे यंग मिस्टर्स के साथ यहाँ पे क्यों आए हो, वो कभी भी किसी ऐसे बच्चे के हाथों बचाए नहीं जाएंगे जो इतना ज्यादा कमीना हो। बिमिंग आगे से कहता है कि मत्थे पे बंदूक तान रखी है जो भेजे को एक झटके में उड़ा सकती है, अगर तुम्हें तब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ऊपर से अगर मैं वहाँ पे न होता तो तुम्हारी यंग मिस्ट्रेस ड्रैगन ब्लड के पॉइजन के कारण तड़प तड़प के मारी जाती। लेकिन इन लोगों को ड्रैगन ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उन लोगों को ये सभी बात झूठ लगती है। बिमिंग से कहता है क्या यार इतनी मक्खनबाजी कर रहे हो, उठा के पटक दो एक दो को, हम लोगों ने उनकी यंग मिस्ट्रेस को बचाया है, अगर हम लोग ऐसे ट्रीट किए जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है। लेकिन बिमिंग आगे से मना कर देने लगता है, ये कहते हुए कि वो लोग बेफालतू में लड़ाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनसे उन्हें ड्रैगन ब्लड के बारे में जो जानकारी मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर युन नाम की एक बंदी आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि ज्यादा बातें नहीं करनी है, मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि लेडी वो को इसी कमीने ने बचाया है, जो कि अपने पास से एक कार्ड बाहर निकालती है और बिमिंग से कहती है कि इसके अंदर 1 लाख के आसपास पैसे हैं, इसे अपना रिवॉर्ड समझो और यहाँ से दफा हो जाओ। बिमिंग उस रिवॉर्ड को अपने पास रख लेता है, लेकिन अचानक से उसे दर्द होने लगता है जिसके बाद वो खांसने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो सभी लड़कियां ये देख के हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो नाटक कर रहा है, लेकिन सिस्टर युन उन लोगों से कहते हैं कि जाओ और जाके इसकी बॉडी चेक करो, और जब वो लोग बिमिंग की बॉडी चेक करती हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि बिमिंग का एक हाथ और एक पैर नकली है, और उन सभी लोगों को बिमिंग के ऊपर दया आने लगती है कि वो लोग उसे इतनी गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि यंग मिस्ट्रेस को एक हैंडीकैप बंदा कैसे बचा सकता है। वहीं गाओ भी अपनी एक्टिंग कर रहा था और वो बिमिंग के सर के ऊपर चढ़ के उसे सहला रहा था कि जैसे कोई पालतू कुत्ता करता है कि उठ जाओ मालिक। गाओ भी बहती गंगा में हाथ धो लेता है और एक्टिंग करते हुए बड़े प्यार से उन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके मालिक को बचा लिया जाए, जिससे उन लोगों को सच में दया आ जाती है। और सिस्टर युन उन लोगों से कहती है कि इसे गेस्ट रूम के अंदर पैक कर दो और नजर रखना कि ये उठने के बाद कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि सिस्टर युन को ड्रैगन ब्लड के बारे में पता था और वो जानना चाहती थी कि बिमिंग को ड्रैगन ब्लड के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद हम लोग गेस्ट रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे बिमिंग ने एक्टिंग कमाल की थी। गाओ से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम साले इतने बढ़िया एक्टर होगे। लेकिन बिमिंग गाओ से पूछता है कि तुम अपने असली रूप में कहाँ हो, साओ टियान कहाँ पे चला गया। जिसपे गाओ से बताता है कि वो सो चुका है और
वैसे भी हमें स्टेल्थ मोड पे रहना चाहिए, जिससे हम लोग आसानी के साथ यहाँ पे तहकीकात कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदे निकाल सकते हैं। इस पे बिमिंग आगे से खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन गाओ उसे बताता है कि चुप रहो, हम लोग अभी भी कमरे के अंदर हैं और टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिमिंग भी अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और गाओ से पूछता है क्या तुमने तहकीकात की। गाओ बिमिंग को बताता है कि उसने पूरे घर को छान मारा है और उसे पता चला है कि यह घर बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे साथ ही किसी चीज को घर के अंदर सील करके रखा गया है। इस पे बिमिंग आगे से कहता है कि तो फिर हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। उसी टाइम पे जो लड़की बाहर खड़ी थी वो बिमिंग से कहती है कि अगर जाग चुके हो तो फिर घर के अंदर ही रहो, नहीं तो वो अपनी गन का इस्तेमाल करके उसका भेजा उड़ा देगी। बिमिंग गाओ से कहता है कि ऐसा लगता है कि साला मुझको यहाँ पे नजर बंद करके रखा गया है, मुझे बुरा लग रहा है। जिसपे गाओ आगे से कहता है कि तुम्हें डरने की क्या ही जरूरत है, ये बस लड़कियां ही तो हैं जो कि टफ होने की एक्टिंग कर रही हैं। जिसपे बिमिंग उसे बताता है कि भले ही ये बेवकूफ हो, लेकिन अगर इसने गोली चला दी तो फिर हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। गाओ पूछता है कि हम लोग कैसे निपटेंगे, तो बिमिंग बताता है कि हमारे पास उस गार्ड को निपटाने के लिए चाबी है, जो कि और कोई नहीं साओ टियान थी। गाओ आगे से कहता है कि ये पिल्ला क्या कर पाएगा, देख रहे हो कैसे खर्राटे ले रहा है। बिमिंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अच्छे से सिखा पाते हो या नहीं। गाओ आगे से कहता है कि मैं समझ गया, क्योंकि मैं एक ही चीज में सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, लड़कियों को पटाने के मामले में। जिसके बाद हम लोग बाहर खड़ी गार्ड को देखते हैं और उसे दरवाजे से आवाज आ रही थी, और जब दरवाजा खुलता है तो फिर अंदर से साओ टियान बाहर निकलता है। वो लड़की साओ टियान से कहती है कि तुम भले ही कुत्ते हो, लेकिन कमरे के अंदर वापस जाओ, तुम्हें भी इजाजत नहीं है। लेकिन साओ टियान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और साथ ही में उसे चिढ़ाता भी है, जिससे उस लड़की को गुस्सा आता है और वो गोलियां चलाने लगती है। लेकिन साओ टियान बाहुबली था, उसके ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आसानी के साथ उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो हैंड स्टैंड का इस्तेमाल करता है और वही काम करता है जिसके लिए वो बेहतरीन है और कुत्ते फेमस होते हैं, सूसू करना। जिससे उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग पवेलियन के अंदर ऐसे काम करने के लिए परमिशन नहीं देती हैं। इसके बाद वो उस कुत्ते के पीछे भागने लगती है, ये कहते हुए कि अब मैं तुझे पक्का मार दूंगी। वहीं पे बिमिंग और गाओ दोनों बाहर निकलते हैं उसके जाने के बाद, और बिमिंग कहता है कि साओ टियान तो सच में कमाल का है। हालांकि उसने ओवर एक्टिंग कर दी, लेकिन वो सक्सेसफुली उस लड़की को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गया। गाओ कहता है कि जब लड़कियां पागल हो जाती हैं तो फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना रहता है, वो बस बेवकूफ हो जाती हैं। बिमिंग गाओ से कहता है कि अरे तुम इसी काम में तो बेहतर हो, लोगों को परेशान करने में। तो फिर गाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बिमिंग कहता है शांत हो जा गधाधारी भीम, मैं बस मजाक कर रहा था। वहीं पे गाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे मुझे कुछ काम का मिलता है तो फिर मैं इसे बेवकूफ बना के अपने पास रख लूंगा और अपनी डिमोनिक पावर को बढ़ा लूंगा, इसके बाद मैं इसे निपट लूंगा। जिसके बाद वो दोनों पवेलियन के अंदर इधर उधर घूमना शुरू करते हैं और कुछ टाइम पे जाके उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, और पूरे पवेलियन के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और वो लड़की कुछ टॉवल्स लेके किसी तरफ जा रही थी। जिसके बाद वो दोनों उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो फिर 3-4 पैनल उसे फॉलो ही करते रहते हैं। बिमिंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये कितना चलेगी यार, ये कितना बड़ा मेंशन है, साला मैं थक गया हूँ। गाओ आगे से कहता है कि शांत रखो भाई, कुछ ही देर में हमें माल मिलने वाला है। जिसके बाद वो लड़की हॉट स्प्रिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पे लड़कियां नहाती हैं। वहीं पे बिमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो अंदर नहीं जा सकता है, नहीं तो वो बिल्कुल ठरकी कहलाएगा। और जब उसकी नजर गाओ के ऊपर पड़ती है तब तक गाओ गायब हो चुका था, जो कि अंदर जा रहा था नजारा देखने के लिए। लेकिन बिमिंग चेन का इस्तेमाल करके उसे वापस खींच लेता है और उसे कहता है किधर जा रहे हैं। गाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही तो जा रहा था, कि अंदर नजर रख सकूं कि वो लोग क्या काम कर रही हैं। बिमिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग किस लिए जा रहे थे। खैर वो दोनों लड़ी रहे थे कि उसी टाइम पे उन्हें अंदर से आवाज आने लगती है, जहाँ पे लड़कियां बात करने लगती हैं और उनकी बात कुछ ज्यादा ही अश्लील थी, जैसे कि तुम्हारी चेस्ट 1 कप की है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जिससे ये और भी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। इसे बिमिंग और गाओ दोनों भाई शर्माते हुए उनकी बातें बड़े प्यार से सुनने लगते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चल जाता है कि वो लोग कितना ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं, और आगे से कहते हैं कि इनकी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो नाक से खून बहने की वजह से हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं। जिसके बाद उन्हें आवाज सुनाई देती है कि एक लड़की वेपन्स को लेके बाहर निकल रही है, इसीलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से खिसक लेते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की वेपन्स नहीं, वेपन्स का बाजार लेके निकल रही थी, और कंधे के ऊपर पता नहीं उसने कितनी राइफल्स टांग रखी हैं। वो लड़की आगे से कहती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाल की चीज वेपन्स हैं। ये इमोशनलेस होते हैं, लेकिन अगर इन्हें छुओ तो बिजली दौड़ जाती है। बेसिकली इसे मजा हथियारों से आता है, न कि असली हथियार से। वहीं पे बिमिंग और गाओ को समझ में आ जाता है कि इस घर के नीचे जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी का पेच ढीला है।